चैलेंजेस रहे, फिजिकल ज्यादा नहीं थे, बस सांस ही फूलती थी, पर मेंटली मतलब लोग पांडा पांडा बुलाते थे तो बहुत लगता था सुन के कि क्यों पांडा बुलाते हैं। तो पांडा बुलाते थे, तो पांडा को ट्रांसफॉर्म होना था, तो मैंने 5 महीने जिम किया तो 2 ही किलो किया था। पर जब मम्मी को बोला कि अब करा दो वेट लॉस, तो फिर उन्होंने 2 टाइम शेक और 1 टाइम खाना है ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है, ट्राई करता हूँ। तो 3 महीने में 22 किलो कम किया और मसल मास बहुत बढ़ गया मेरे बॉडी में। आज के पूरा टॉपिक में मसल मास, फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सुनना, क्योंकि अभी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये तीनों का एक टॉपिक है जो मिशन एडलवेट के बाद हो, या मिशन एडलवेट के पहले ले लेते हैं, क्योंकि मिशन एडलवेट तो रोज सुनते हैं, कुछ नया सुनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेन, पहला हमारा रहेगा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, देन मिशन एडलवेट। ठीक है। तो अभी आपको अगर बोला जाए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो लोग बोलते हैं ना मेरे पेट में क्या था, खाना पच रहा है, वही मेरा मेटाबॉलिज्म है। पर मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे डेफिनेशन, कि आप कितने टाइम से आप खाना खा रहे हो और किस स्पीड से वो खाना पच रहा है, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना पेट में, जैसे अब मैं अगर बताऊं आपको, तो आप जो प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में, तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं। और जो भी हम लोग लिपिड्स खाते हैं या तो फैट्स बोलते हैं ना, हाँ, जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हम लोग लिपिड्स खाते हैं वो फैट्स में या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों, जो भी हम चबा रहे हैं ना वो ब्रेक डाउन होता है। मेटाबॉलिज्म में जितना भी हम खा पी रहे हैं, हमारा जो बॉडी है उसको जो ब्रेक डाउन कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो अभी ये ब्रेक डाउन तो हमने कर लिया, पर इस ब्रेक डाउन के बाद भी कुछ ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं या बायोकेमिकल या फिर ऐसे केमिकल जो हमारे बॉडी में रहने के बाद हार्मफुल होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्सक्रीशन, पेट साफ करना, ये पेट से गंदगी निकालना, तो ये केमिकल्स होते हैं। जो ये जो प्रोसेसेस होता है, इसके बाद जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं अलग फॉर्म में, जो केमिकल्स निकलते हैं वो रहते हैं हार्मफुल। तो वो कौन से केमिकल्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, ये सब जो है ना केमिकल्स, ये एक्सक्रीशन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा, अगर हम फ्रेश होने नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, पेट में वो केमिकल्स बनते रहेंगे, और इसीलिए हम लोग को एसिडिटी होना या खट्टे डकारे आना ही बहुत होता है ना। तो ये केमिकल्स है, जब हमारे पेट में रहेंगे या बॉडी में रहेंगे और जब भी फ्लरिश नहीं होंगे या निकलेंगे नहीं, तो हमको दिक्कत देंगे, है ना। केमिकल जब भी रहते हैं कहीं भी, तो वो दिक्कत देते हैं, थोड़ा एक रिएक्शन बनाते हैं, तो ये भी रिएक्शन ही बनाएंगे। तो ये कुछ ब्रेकडाउन है, तो ये एक्सक्रीशन के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो अभी कुछ जो भी हमने खा लिया वो ब्रेक डाउन हो गया, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाए वो शुगर्स में ब्रेक डाउन हो गए, लिपिड्स या फिर जो फैट्स हमने खाए वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए। पर ये कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ और फॉर्म में डिवाइड होते हैं, कुछ और एलिमेंट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे एंजाइम्स, फिर हार्मोन्स, ठीक है, फिर रिसेप्टर्स, और फिर हेयर्स और नेल्स की भी फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो एंजाइम्स का क्या काम है, एंजाइम सिंपल आपके ऑक्सीजन सपोर्ट में हेल्प करता है, और आपको बिल्डिंग मसल, मतलब मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या काम करते हैं कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना, वो हार्मोन्स के कारण। चाहे मैं एक लड़का हूं, तो मेरे अंदर एक हार्मोन है जो एक लड़के की क्वालिटीज डाल रहा है मेरे अंदर। ठीक है। मेरे बालों में भी हार्मोन्स, किस क्वालिटी से मेरे बाल आगे बढ़ेंगे वो भी हार्मोन्स के कारण है। मेरे नेल्स कैसे ग्रो करेंगे वो भी हार्मोन्स के कारण है। मेरी स्किन का कलर क्या है वो भी हार्मोन्स के कारण है। पिंपल्स कैसे है वो भी हार्मोन्स के कारण है। तो हार्मोन्स का काम क्या है, आपको पूरा एक डिफरेंस देना आपके बॉडी में, जेनेटिकल डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का क्या काम है, जब भी, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये पेन है मेरे हाथ में, और इसकी जो निब है ये मेरी उंगली में टच हो गई या गड़ गई, तो क्या होगा, ये मेरे रिसेप्टर पे, मतलब किसी पॉइंट पे टच हुई और मेरे दिमाग में एक सिग्नल गया कि मेरे हाथ में कुछ लगा है। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, जहां भी कोई स्टिमुलस या फिर कोई भी एक्शन फील होता है, उसको हम लोग रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये भी हेल्प करता है रिसेप्टर्स को। ठीक है। और लास्ट में हेयर्स और नेल्स, हेयर्स और नेल्स जो है हमारे मेन, बोला जाता है कि एक सोर्स है प्रोटीन। ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ सिंपल, जो बोलते हैं हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक है। तो अभी कि कुछ ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, मेटाबॉलिज्म, हम किसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कि जो भी हम खाते हैं, जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं, उस चेंज को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे सिंपली मैंने चावल खाया या रोटी खाई,
तो अब जो मैंने रोटी खाई है, कार्बोहाइड्रेट्स खाई है, वो बॉडी में क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म वहां पे अपना काम करता है। तो इसीलिए सम ऑफ ऑल रिएक्शंस, मतलब सारे रिएक्शंस जो हमारे पेट में होते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो जो रिएक्शंस होते हैं उसका जो सम रहता है, मतलब टोटल, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसलिए जो लोग पतले रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, मतलब जो भी खाते हैं तो उनको और भूख लग जाती है। या फिर जो लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहता है ना। तो वो जो खाते हैं वो उनको पेट भर जाता है तो वो खाते नहीं, या तो फिर उनको इतनी भूख लगती है कि बहुत खाते हैं। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंस है हमारे को। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के बाद में हम लोग एक टर्म सुनते हैं, बीएमआर का जब चेकअप होता है, बीएमआर बासल मेटाबॉलिक रेट, तो इसका क्या काम है? जैसे मेटाबॉलिज्म जो मैंने बताया, तो मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब होता है, कितने रेट से आप बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो पच रहा है, तो उसकी बॉडी में बीएमआर है। जैसे जो लोग हेल्दी होते हैं उन लोगों का बीएमआर, हाँ, तो जो लोग भी ज्यादा हेल्दी होते हैं उन लोगों का बीएमआर थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब 1500 के ऊपर ही रहता है। तो इसीलिए जो बीएमआर जो ज्यादा रहता है ना, हमको वेट लॉस के वक्त कम करने बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको वेट लॉस करना है, जिस रेट से आप जो खाना पचा रहे हो, जो आपका मेटाबॉलिज्म जो रेट से खाने पे रिएक्ट कर रहा है, अगर वो रेट बहुत ज्यादा रहेगा ना, तो आपको और ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे 1500 कैलोरीज का मेरा बीएमआर है, बासल मेटाबॉलिक रेट, तो मैं 1500 कैलोरीज से थोड़ा ज्यादा ही खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख लगती है ना, मैं हेल्दी हूँ, तो मुझे खाने की आदत है, मैं खाते रहता हूँ। तो 1500 की जगह कब 1600, 1700, 1800 पहुंच जाए पता ही नहीं चले। इसलिए वेट लॉस में बीएमआर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जो लोग वेट गेन करते हैं उन लोग को बीएमआर थोड़ा अपना ज्यादा, मतलब अपना सरप्लस में बीएमआर करना, बीएमआर का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस था बीएमआर का, बासल मेटाबॉलिक रेट। तो अभी हम लोग अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कैसे रखेंगे, हम लोग जो खाते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे रखेंगे? पहला कि हमको वेट लॉस है, वेट गेन जो भी हमारा आइडियल है, हमको वहां पे अचीव हो जाना। क्योंकि जो लोग आइडियल पे होते हैं ना, उन लोगों के मेटाबॉलिज्म में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए आप लोगों को अपना वेट लॉस जो भी है, या वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, आपको अपने आइडियल पे जाना है, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, इम्यूनिटी है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 70% हमारी इम्यूनिटी हमारे पेट में, 70%। तो वो क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, ये जो शब्द है, ये हम लोग के ओवरऑल बॉडी हेल्थ से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना आइडियल वेट अचीव करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐड करनी है। एक्सरसाइजेस ऐड इसलिए करनी है क्योंकि जो भी आप कैलोरीज खा रहे हो, वो कैलोरीज आपकी एक्सरसाइज के थ्रू बर्न हो। तो जब भी हम वेट लॉस करेंगे तो बोला जाता है कि एक्सरसाइज करने से जो पसीना आता है, जो भी फॉर्म में हम एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे हम लोग का बॉडी में जो कैलोरीज है वो थोड़ी बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट, आपको अपने मील्स को स्किप नहीं करना। जैसे अभी मैंने 8 बजे शेक पी लिया, तो दोपहर का खाने नहीं खाता हूँ, क्या पता मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए या फिर मेरा एकदम वेट अच्छा लॉस हो जाए। नहीं, आपको मील स्किप नहीं करनी। आपको जो दिया गया है, जैसे खाने का आपका टाइम टेबल दिया गया है, आपको वो फॉलो करना। मील्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम मील स्किप करेंगे तो आप देखोगे कि अगले दिन या तो आपका वेट बढ़ के आएगा, नहीं तो आपकी बॉडी में थोड़ा फैट का लेवल ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए जो लोग ज्यादा मील स्किप करते हैं ना, उन लोग का भी मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहता है। नेक्स्ट, कि आपको अपना वेट ट्रेनिंग ऐड करनी है। ठीक है, हम लोग सुबह के 6 बजे के वर्कआउट सेशन में कार्डियो करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, जंपिंग करते हैं, पर अपार्ट ऑफ दैट आपको थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी करना है। वेट ट्रेनिंग का क्या मतलब, अपने मसल्स को थोड़ा ट्रेन करना। ठीक है, हम लोग का पेट भी एक मसल के फॉर्म में काम करता है। अगर वो मसल स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो हम खाना खा रहे हो पचेगा। तो वर्कआउट्स आपको ऐड करने हैं। नेक्स्ट, आपको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे फूड्स खाने हैं जो आपको थोड़ा बॉडी में हल्का हल्कापन दे। जैसे कि हम लोग वाटरमेलन खाते हैं और एक सैंडविच खाते हैं, तो दोनों की कैलोरीज सेम है, पर वाटरमेलन खाने के बाद थोड़ा आपको हल्का लगेगा, पर आप सैंडविच खा लोगे तो वही चीज आपके पेट में थोड़ा भारी 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 फील करा। तो कुछ ऐसे फूड्स को आपको सिलेक्ट करना है जो आपको थोड़ा हल्का फील होने में हेल्प। ठीक है, और लास्टली आपको अपनी स्लीप शेड्यूल को थोड़ा अच्छे से रखना। स्लीप शेड्यूल को अगर हम थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो आपको क्या होगा, दिक्कतें होंगी आपके मेटाबॉलिज्म में। देखना, आपने अगर एक रात पहले कुछ अच्छा खा लिया, जैसे 8 बजे में पार्टी में गया और बहुत सारा खा लिया, और मैं सोया नहीं, तो अगली सुबह देखना मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर होगी। तो इसलिए स्लीप शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये बात हमने मेटाबॉलिज्म की करी, पर अब जो मेन टॉपिक पे आएंगे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, तो जो कैटा होता है,
कैट मतलब कट, अगर हम उसको कंसिडर करें, कट एनाबॉलिज्म। तो कट जो है ना क्या काम करता है, फॉर एन एग्जांपल एक बड़ा हम लोग कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं ABC, ठीक है। तो जब कैटाबॉलिज्म में वो आएगा तो वो मॉलिक्यूल ABC अलग हो जाएगा, मतलब A प्लस B प्लस C। सिंपल फॉर्म में अगर बताओ तो कैटाबॉलिज्म में जो भी हम मॉलिक्यूल जो भी बॉडी में जाते हैं या जो भी हम लोग सब्सटेंसेस खाते हैं, वो कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल इसका एग्जांपल है डाइजेशन, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ, जो भी हमने रोटी खाई, चावल खाया, जो भी खाना खाया वो पेट में गया और वो डाइजेस्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल ही था डाइजेशन, कि जो भी हमने बड़ा मॉलिक्यूल खाया वो बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके बॉडी में कन्वर्ट हो गया और वो कुछ फॉर्म में हेल्प कर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो बॉडी में कन्वर्ट हो गया शुगर में या कोई भी एनर्जी के फॉर्म में, वो एनर्जी हमको सप्लाई कर। तो ये काम है कैटाबॉलिज्म का, कि आपके बॉडी में जब भी जाएगा तो वो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। मतलब डाइजेशन है कोई भी फॉर्म, जैसे प्रोटीन खाया तो प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। हमने फैट्स खाए तो फैट्स फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। ग्लूकोज जो है पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग ग्लूकोलाइसिस बोलते हैं। तो ये जो है ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म पूरा अलग है, अपोजिट, एकदम विपरीत परिस्थिति है। तो एनाबॉलिज्म का क्या काम है, एनाबॉलिज्म सिंपल मॉलिक्यूल्स को एकदम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसा एनाबॉलिज्म में एनर्जी लग रही थी एटीपी के फॉर्म में, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कैसे, कि जो भी मैंने खाया है या जो भी मैं एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो अब बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। एग्जांपल इसका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा, कि ऑक्सीजन और सनलाइट जब मिक्स हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिक्स करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प कर। एक फोटो अगर मेरे पास होगी तो मैं वो शेयर करता हूँ, उसमें आप एनाबॉलिज्म समझ सकते हैं कि एनाबॉलिज्म का काम क्या है। सिंपली स्मॉलर मॉलिक्यूल जब मिक्स हो जाता है, ये केमिस्ट्री में जा रहे हैं पर अगर छोटी भाषा में समझाऊं तो छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल जब मिक्स हो जाते हैं तो वो बड़ा मॉलिक्यूल जब बनाते हैं उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। बस इसको और ज्यादा समझना नहीं है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग प्रोटीन जो खा रहे हैं, जो कैरेटीन हमारे बालों में, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं वो भी बहुत बड़ा एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। तो ये कुछ एग्जांपल से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के, ये काम क्या करता है। नेक्स्ट कि इनकी कुछ स्टेट्स होते हैं, कैटाबॉलिक स्टेट और एनाबॉलिक स्टेट। अब ये आपके वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक स्टेट आपकी वेट लॉस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि कैटाबॉलिक स्टेट के जो वर्कआउट्स होते हैं ये वर्कआउट में भी डिवाइडेड है कि कैटाबॉलिक वर्कआउट, एनाबॉलिक वर्कआउट क्या होता है। कैटाबॉलिक वर्कआउट का क्या मतलब होता है, जो भी आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो या जंपिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जो भी वर्कआउट आपके हार्ट रेट को तेज करने में हेल्प कर रहे हैं उसको हम लोग कैटाबॉलिक स्टेट बोलते हैं, कैटाबॉलिक वर्कआउट बोलते हैं। तो ये कैटाबॉलिक वर्कआउट जब भी हम करते हैं तो ये वर्कआउट करने के बाद हमको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, पर कुछ लोग नहीं दे पाते, या उन लोग को लगता है कि मैंने अपना कार्डियो कर लिया तो शायद अब मुझे वर्कआउट या शायद मुझे अभी कुछ खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रनिंग कर ली। रनिंग करने के बाद कुछ लोग खाते ही नहीं, भूखे रहते, और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि कैटाबॉलिक स्टेट में जब भी आप भूखे रहेंगे तो आपके बॉडी में जो भी मसल्स है या जो भी प्रोटीन का फॉर्म है वो ब्रेक डाउन होगा। मतलब मसल ब्रेक डाउन होंगे और वो मसल ब्रेक डाउन होकर बॉडी मसल्स को खाएगी और वहां पे फैट का लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी बॉडी में जब भी आप कोई भी कैटाबॉलिक वर्कआउट करते हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन दें। आप अगर सुबह 6 बजे का भी वर्कआउट सेशन कर रहे हो तो 8 बजे का वेट करने के बजाय 7 बजे अपना शेक पी लो, है ना। न्यूट्रिशन अच्छा देना आपको अपनी बॉडी को ताकि वो फैट का लेवल ना बढ़े। क्योंकि अगर मैं कैटाबॉलिक या हार्ट रेट तेज करने वाली एक्सरसाइज के बाद न्यूट्रिशन नहीं देता हूँ तो मेरी बॉडी में फैट का लेवल बढ़ेगा, मेरी बॉडी मसल्स को खाएगी और फैट को बढ़ाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है कैटाबॉलिक स्टेट में जब भी हम कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं देते तो हम लोग की बॉडी में फैट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस था कैटाबॉलिक स्टेट का। तो अभी ये मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी में, कैटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंस रखता है तो ये हार्मोन से भी रिलेट करता है कुछ, है ना। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या क्या हार्मोन से रिलेट करता है, तो अभी मैं आपको ये एग्जांपल्स की फॉर्म में बताऊं। तो एनाबॉलिज्म में कुछ 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसमें रहते हैं, जो इससे रिलेट करते हैं। पहला ईस्ट्रोजन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ग्रोथ हार्मोन और चौथा टेस्टोस्टेरोन। ये चारों हार्मोन ह्यूमन बॉडी के एसेंशियल होते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन, फीमेल क्वालिटीज जो आती है ना बॉडी में ईस्ट्रोजन के कारण आती है।
फिर इंसुलिन, फिर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, बचपन से लेके 22 या 23 साल की एज तक जो मेरी बॉडी ग्रोथ दिखाने वाली थी, इन हार्मोन्स के कारण वो ग्रोथ दिखती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स भी एनाबॉलिक में रहते हैं, एनाबॉलिज्म में रहते हैं। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी एनाबॉलिज्म में रहता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, ठीक है, मेल हार्मोन है जो मेल क्वालिटीज बढ़ाता है बॉडी, ठीक है। तो ये था एनाबॉलिक। एनाबॉलिक, अच्छा, हम लोग जब भी कोई बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, जिम में जाते हैं, तो हम लोग मेन ये चीज बोलते हैं ना कि जिम के स्टेरॉइड से दूर रहना, है ना। तो ये स्टेरॉइड्स को हम लोग एनाबॉलिक बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो एनाबॉलिक जो भी हम बॉडी बिल्डर्स को देते हैं वो काम क्या करता है, क्योंकि एनाबॉलिक्स में एक्सट्रीम फॉर्म में टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, तो वो जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो नेचुरल कैपेबिलिटी को कम कर देते हैं, पहला। दूसरा कि इसके कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। इसलिए जो भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है, चाहे वो एक बॉडी बिल्डर हो या नॉर्मल हो, उसके बॉडी में थोड़ी गर्माहट बनती है और इंसुलिन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका मेन इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो इसीलिए कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो काम बॉडी बिल्डर्स पे रहता है, मेनली आपने देखा होगा कि वो लोग की बॉडी एकदम फ्रिजिड नहीं, मतलब एकदम अकड़ी हुई रहती है, और उनकी बॉडी में पिंपल ज्यादा आ जाते हैं, इंसुलिन का लेवल बहुत रहता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं, और इसीलिए हमारे पेरेंट्स या फिर एल्डर लोग मना करते हैं कि हमको ये सब चीजों से दूर रहना। या मेडिकली भी अगर स्टेरॉइड्स देते हैं तो उसके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स बाद में दिखते हैं, पहले नहीं, बाद में दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये एनाबॉलिक्स का काम था। अब हम कैटाबॉलिक्स का आएंगे। तो कैटाबॉलिक्स में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, साइटोकिन और ग्लूकोजन, ये 4 हार्मोन्स हैं। इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, क्योंकि कैटाबॉलिक्स में सिर्फ मेनली ग्लूकोजन का काम, बस। बाकी जो 3 है वो उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में जो हार्मोन्स कंटेंट है, जैसे मैं आपको एनाबॉलिक से एग्जांपल दिया, ये एक एग्जांपल है कि आपकी बॉडी में अगर हम एक्स्ट्रा फॉर्म में कुछ भी देते हैं तो बॉडी को हार्म देते हैं। तो अभी कि कैटाबॉलिज्म आपकी बॉडी पे वेट लॉस में अफेक्ट कैसे कर देते हैं, क्योंकि कैटाबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेट लॉस में। अगर आपकी बॉडी में कैटाबॉलिक स्टेट थोड़ा ज्यादा है तो आपकी बॉडी में वो हार्म आएगा। कैसे कि एनाबॉलिक स्टेट का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करे, पर कैटाबॉलिक स्टेट का क्या मतलब है कि जो भी हम मसल्स खा रहे हैं या जो भी फैट हम लोग खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स ही नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाएगी बॉडी, और उसके कारण हमारे बॉडी में जो भी फैट है या जो भी मसल है उसको बॉडी खाएगी, और वो खाएगी तो क्या होगा कि हम लोग के बॉडी में फैट के लेवल बढ़ जाएंगे। तो क्यों खाती बॉडी मसल्स को ज्यादा, क्योंकि मसल्स में कैलोरीज जो थोड़ी कम होती है, जो मसल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स भी एनर्जी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो बॉडी जब भी मसल्स को खाती है या फिर वो अमीनो एसिड्स को खाती है, वो खाने के कारण मसल मास का थोड़ा एक डेफिसिट बन जाता है और फैट थोड़े ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग जिन लोग का वेट ज्यादा हो जाता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने आप को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते, इम्प्रॉपर डाइट में रहते हैं, जिसके कारण उन लोग की बॉडी में वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते और उनके बॉडी में फैट का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कि अगर आप एनाबॉलिक में हो तो क्या करोगे कि मेंटेन कर पाओगे मसल मास को और गेन कर पाओगे मसल मास को। पर अगर आप कैटाबॉलिक स्टेट में हो तो मेनली आपकी बॉडी में फैट लेवल्स हाई रहेंगे, आपका वेट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो हार्ट पंपिंग की जो एक्सरसाइजेस है हार्ट पंपिंग एक्सरसाइजेस हमको करनी है, नो डाउट, पर हमको संग ही संग में वेट ट्रेनिंग भी करनी, मतलब तो अभी जब आप मसल्स को ट्रेन कर रहे हो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी बॉडी में मसल मास बढ़ेगा आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग ऐड करनी। आपको कोई भी फॉर्म में जो वर्कआउट कर रहे हो उसमें अपने मसल्स को थोड़ा स्ट्रेन देना, दोनों को अपने मसल्स को अच्छे अमाउंट में ट्रेन करना। ऐसा नहीं 2 घंटे ही मैं चलेगा जिम में तो 2 घंटा बैठ के ट्रेन कर रहा हूँ, नहीं, मुझे अपने मसल्स को सिर्फ इतना ट्रेन करना है कि वो हेल्दी फॉर्म में काम करे, और इसके बाद मुझे अपने मसल्स को न्यूट्रिशन भी अच्छा देना है। ऐसा नहीं कि मैं जिम चले गया या नॉर्मल मैंने घर पे वर्कआउट कर लिया उसके बाद मैं समोसा खा लूँ तो मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे और मेरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। यही एक एग्जांपल था कि वर्कआउट करने के बाद लोग या तो पोहा खा लेते हैं, उपमा खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, या कभी कभी तो इडली वड़े के जो स्टॉल्स रहते हैं वही दिख जाते हैं वॉकिंग करने के बाद, तो वही हम लोग जाते हैं और खा लेते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं दिए, जिसके कारण बॉडी ने वो प्रोटीन खा लिए और आपकी बॉडी में फैट बढ़ा दी।
इसीलिए जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और जो भी हम देखते हैं वॉकिंग करने जाते हैं सुबह, बोलते हैं अरे यार मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्या करूं, आज से मैं अच्छे से वेट लॉस करूंगा और 2 मिनट बाद आपको पोहे की दुकान पे दिख जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंस है, आपको सीरियस भी रहना है अपने आप। तो ये था कि आपको अपने पूरे इस मेटाबॉलिक साइकिल में अपना कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पे कैसे ध्यान देना। अभी मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ वेट ट्रेनिंग और कार्डियो के बीच, है ना। हम लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, पर एक्सरसाइज को क्या फॉर्म में करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट। कार्डियो का काम है सिर्फ आपकी बॉडी में जाके वो जो हार्ट पंपिंग है वो अच्छा करना है, आपके हार्ट को सही फॉर्म में जो ब्लड पंपिंग कर रहा है वो अच्छा करा। पर लोग उस कार्डियो को गलत फॉर्म में ले लेते हैं और वो कार्डियो को अलग तरीके से, मतलब अपने स्टाइल में आधा घंटा 1 घंटा करते, जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं। आपको कार्डियो सिर्फ 10 से 15 मिनट करना है, आप कितने भी हेल्दी रहो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट कार्डियो करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में जब मसल मास बढ़ेगा, कि वेट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी हम लोग पुशअप्स मारते हैं तो आपने देखा होगा कि हाथ ऐसे एकदम कड़क हो जाते हैं, ऐसे टाइट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मसल पंप हो गई। अब मैंने जो मसल पंप करी है, जो मसल को जो अच्छा मैंने ट्रेनिंग दे दिया है, उसके बाद अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो मेरी मसल सिकुड़ जाएगी। और वो सिकुड़ने के बाद वो बॉडी में से प्रोटीन्स की जो अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होंगे, उसके बाद वो जो फैट लेवल बढ़ेगा, वही मेरा मेन रीजन है मेरा वेट गेन होना, ठीक है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मेन रीजन वेट गेन होने का क्या है, कि आप अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं दे पाते हो और आप अपनी बॉडी पे वो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। एक्सरसाइज करना तो है, पर किस तरीके से करना है वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने ये समझ लिया कि हम लोग को कैसे ट्रेन करना है, कैसे हम लोग को खाना है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। इतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये, छोटा ही टॉपिक था, क्योंकि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मेन जो एक क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है कि आपकी बॉडी में किस फॉर्म में जो हम प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, वो ब्रेकडाउन किस फॉर्म में हो रहा है। बस इतना काम था एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का। और आगे का कि क्या एक साइकिल से वो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड कर, बस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की बात तो कर ली, पर अब अगर हम समझे कि इसका जो मेन सब्स्टिट्यूट है मेटाबॉलिज्म, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रखने के कुछ मेन सिम्टम्स या मेन पॉइंट्स जो रहेंगे, कि आपको अगर अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको पहले अपना आइडल वेट पे आना है। आइडल वेट पे आने के बाद आपको अच्छा खाना खाना है। खाने में कैसा, कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस करते वक्त आपको 2 से 1 खाना ये फॉलो करना। ये 2 से 1 खाने का इंपॉर्टेंस हमारे मेटाबॉलिज्म से क्या है, क्योंकि जब भी हम लोग ओबेस हो जाते हैं, जब हम लोग का वेट ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जानी चाहिए थी वो तो हम दे रहे हैं, पर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज पचानी कैसे हमको वही नहीं पता। और इसीलिए आज के टाइम में जो सुबह का जो नाश्ता होता है, मेनली देखा होगा या तो पैकेट के फूड बहुत ज्यादा है या तो पराठा उपमा ये सब ज्यादा। तो इसीलिए 2 शेक का क्या है, पहले सुबह जो आप शेक पियोगे उसमें 230 कैलोरीज, रात के शेक में 230 कैलोरीज, कितना हुआ 460 कैलोरीज। खाना मुझे खाना है 800 कैलोरीज का, मैक्सिमम है 600-700 कैलोरीज का, बस। कितनी कैलोरीज हो गई अप्रोक्सीमेटली, मैंने 1200-1300 कैलोरीज खा ली। जो 1500 कैलोरीज का मेरा बीएमआर असल मेटाबॉलिक रेट था 1500, वो 1500 अब सीधा 1200 हो गया। क्या हुआ, डेफिसिट बन गया, मतलब कमी हो गई। कमी होने के कारण मेरे बॉडी में जो डेड सेल्स है वो कम होने स्टार्ट होंगे और यहाँ मेरा वेट लॉस। तो ये एक रीजन था कि मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है तो हम लोग देखेंगे कि जो भी हम काम कर पा रहे अच्छे से कर पा रहे। तो इसीलिए आपको जो प्रोबायोटिक्स भी दिए जाते हैं वो भी मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए रहता है, ठीक है। जो लोग पतले रहते हैं उन लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब वो लोग जो खाते हैं वो बहुत जल्दी लगता नहीं है पर वो पच जाता है। तो उसको लगाने के लिए क्या है कि पेट में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होने के कारण भी आपकी बॉडी में एक डेफिसिट जैसा बन जाता है। तो अभी कुछ मेन पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं वो है मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा एक्सरसाइज करना है, आइडल वेट पे आना है, अच्छा खाना खाना है, और जो सप्लीमेंट्स हमको दिए गए जैसे मल्टीविटामिन दी गई है, हर्बल लाइफलाइन दी गई है, ये सप्लीमेंट में जो विटामिन है जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो सप्लीमेंट्स की विटामिन जो हमको मिलते हैं उसके कारण भी हमारा गट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये था एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का टॉपिक। अब हम आते हैं मिशन आइडल वेट, कि मिशन आइडल वेट हर हफ्ते क्यों सुनाया जाता है, वो भी फ्राइडे को, क्योंकि मिशन आइडल